एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस इग्नू से कर रहे हैं, और जो हमारे टॉपिक का नाम है वो पर्यावरणीय संकट, और ये चैप्टर आपका 2 है। इसको MED8 भी बोलते हैं, और ये इस बुक का नाम है भूमंडलीयकरण एवं पर्यावरण। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको सॉल्व करके उसको समझाऊँ। जैसे मैं ये वीडियो बनाती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि उसको भी मैं वीडियो बनाऊँ, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको उसको अच्छे से समझाऊँ, ताकि आपको समझ आ जाए और जिससे कि आपके क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएँ सारे। क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम तो अब आने वाले हैं, 5-7 दिन भी सही से नहीं बचे हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस के ऊपर, और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊँ कुछ, और उसको अच्छे से समझाऊँ ताकि आपको ज़्यादा और ऐसे पूरे चैप्टर्स ना पढ़ने पड़ें, उसके ऊपर ही खाली आप क्वेश्चंस को पढ़ के अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताइए कि मेरे को ऐसा करना चाहिए या नहीं, मेरे को आपके लिए वो वीडियो भी बनानी चाहिए नहीं। अगर जितने ज़्यादा मेरे को कमेंट आएंगे कि हाँ मेरे को उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए क्वेश्चंस के ऊपर और आपको समझाना चाहिए वो, तो फिर मैं आपके लिए वो वीडियो भी 3-4 दिन में सारी वीडियो मैं कवर करा दूंगी, अगर आपके ज़्यादा रिस्पांस आएंगे। अगर आपके रिस्पांस नहीं आते या फिर कमेंट नहीं आते तो फिर मैं उन पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, फिर मैं आपके चैप्टर इसे ही कवर कराऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर देखिए, मैं आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ आपके पूरे प्रीवियस ईयर के, और आपके लिए चैप्टर भी बनाती हूँ, तो जाहिर सी बात है आपके और ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि अगर आप चैप्टर भी करके जाएंगे और आप क्वेश्चंस भी तैयार करके जाएंगे पूरे अच्छे से, आपको पता रहेगा कैसे लिखना है उसको, कैसे फॉर्मेट में उसको बिठाना है, तो जाहिर सी बात है आपके और ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, तो तभी मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले है परिचय। देखिए, परिचय में क्या बता रहे हैं। देखिए, इसमें बता रहे हैं जो आपदा होती है, आपदाएं जो होती है वो हमेशा से मनुष्य के साथ ही रहती है। क्योंकि आपको पता है कि हर एक टाइम पे आपदाएं आती रहती है, कभी सुनामी आती है, कभी चक्रवात आता है, कभी आपका भूकंप आ जाता है। ये जितनी भी आपदाएं ये मनुष्य के एक साथी के रूप में है, क्योंकि ये आती रहती हैं। और ये बोले जब भी आपदा आती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, उसके परिणाम ये निकलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जीवन में क्षति होती है। अब क्षति किस प्रकार से होती है, जैसे आपके स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स होती है ना, उससे संबंधित समस्या पैदा हो जाती हैं। आपकी ज़मीन जायदाद संबंधित मतलब कि वो नष्ट हो जाती हैं जब आपदाएं आती हैं, तो कैसे घर ढह जाते हैं, है ना, आपकी खेती बाड़ी ख़राब हो जाती है जब सुनामी आती है। तो ये सब चीज़ बता रहे हैं कि बहुत सी ऐसी क्षतियाँ पहुँचती हैं इंसान को जब आपदाएं आती हैं। तो आगे देखिए, अब देखिए प्राकृतिक आपदा के कुछ नाम बता रहे हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, आपका चक्रवात हो गया, सुनामी होगी, जो जंगल में आग लग जाती है वो भी होता है। आपको पता है जंगल में आग लगने से भी बहुत ज़्यादा आपको क्षति पहुंचती है। आप सोचोगे वो कैसे, क्योंकि देखिए जब जंगल में आग लगती है तो जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं उसमें, और जो वहाँ का पोल्यूशन होता है वो पूरे वायुमंडल में मिल जाता है। जो आसपास के लोग होते हैं वो सही से वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। आगे देखिए, आगे बता रहे जिसकी बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन आ जाता है, मतलब कि भूकंप टाइप का ही होता है वो भी, जब पृथ्वी के अंदर वो हिलती है प्लेटें। और आगे है सूखा पड़ जाता है। ये सभी आपदाएं हैं जो बहुत सारे कारणों से पैदा होती है। देखिए, आपदाएं जो आती है वो ऐसे नहीं खुद से आ जाती हैं, ये सब चीज़ें जब प्रकृतिक में चेंज होता है, जब हम उसके साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं तभी आपदाएं आती हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। और देखिए बता रहे हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पर विपरीत प्रभाव डालती है, मतलब कि खराब प्रभाव डालती है। और क्या होता है, जिससे कि आपकी जो भी संपत्ति सुविधाएं होती हैं इसकी हानि भी पहुंचाती है। आगे देखिए, देखिए बता रहे हैं कुछ तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, परंतु कुछ ऐसी आपदाएं होती है जो मनुष्य स्वयं से उसको बनाता है, फिर उसका कारण बनता है। देखिए, खुद तो प्राकृतिक ही होती हैं जो आती हैं खुद से, परंतु बहुत सी ऐसी आपदाएं होती हैं जो मनुष्य के कारण आती हैं, मनुष्य उनको पैदा करता है। आगे देखिए, देखिए जैसे बता रहे हैं कि दूषित जो गैस होती है उसके जब रिसाव होता है, जो भी गैसें होती है जो खराब जहरीली गैसें होती है उसका जब रिसाव होता है, और गंदे जो द्रव होते हैं उसका जो रिसाव होता है वो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है। आप सभी को पता है कि जैसे कि फैक्ट्रियों का गंदा पानी होता है, जहरीला पानी, वो जाके पानी
नदियों में मिल जाते हैं तो वो पानी को प्रदूषित करते हैं। और जो बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होती हैं, हाल फिलहाल में आपने सुना होगा LG कंपनी से जो गैस निकली थी उसका रिसाव हो गया था, उससे प्रदूषित फैला था पूरे वायुमंडल में। तो वही बता रही हैं कि ऐसी आपदाएं भी होती है जो मनुष्य द्वारा होती हैं। आगे देखिए, और देखिए अब बता रहे हैं औद्योगिक दुर्घटना में कुछ ऐसी वो बता रहे हैं घटनाएं कि जब जैसे औद्योगिक जैसे जैसे बढ़ा है ना, उससे क्या होता है कि और ज़्यादा जो दुर्घटनाएं वह हो रही हैं, आपदाएं जो हो रही है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि हम कोई विषैले पदार्थ होते हैं, मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि एक द्वीप है, वहाँ पे ना कोई शिप में या फिर बहुत बड़ी नाव में क्या हुआ था कि उसको ले जा रहे थे, उसमें तेल था या फिर डीजल था, उसका रिसाव हुआ और वो टूट के उसमें गिर गया। तो ये बता रहे हैं कि बहुत सारे विषैले पदार्थों को ले जाने में लाने में उसका रिसाव होता है, ठीक है, और वो क्या कहते हैं वो दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण आपदा आ जाती है। और बाकी बता रहे जैसे कि नाभिकीय परीक्षण हम करते हैं, जो बम के परीक्षण करते हैं, उसके परीक्षण करने के दौरान जो विकिरणें निकलती हैं उससे आपदा आ जाती हैं। आगे ऐसे बता रहे कि ऐसी जो दुर्घटनाएं आजकल एकदम आम हो चुकी है, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे क्या है कि आप जो गैसें होती है, जहरीली गैसें इधर से उधर ले जाते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। और अगर आप नाभिकीय परीक्षण करते तो उसमें जो किरणें निकलती हैं उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब बता रही है, ये तो आपका परिचय था। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संकट, ये हमारा पॉइंट है और ये एग्जाम में भी, अब जितने भी मैं पॉइंट पढ़ाऊंगी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक संकट क्या होता है, भूकंप क्या होता है, सुनामी क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो पूछ रहे कि प्राकृतिक संकट के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए इसमें बता रहे हैं कि जो प्राकृतिक संकट में पैदा होने वाली जो संकट होते हैं वो मानव की गतिविधियों द्वारा ही उसका परिणाम है। जो भी प्राकृतिक संकट आते हैं वो मानव की गतिविधियों द्वारा ही होती है, क्योंकि जो मानव जैसा करेगा जाहिर सी बात है वैसे ही प्राकृतिक संकट भी आएंगे। अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो जो अगर कभी बाढ़ या सुनामी आती है तो वो और ज़्यादा तेज़ी से आएगी, क्योंकि पेड़ पौधे उसको रोकते हैं। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि जो प्राकृतिक संकट है वो मानव की गतिविधियों का परिणाम है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं कई रूप में आ सकती हैं और इसके बहुत सारे परिणाम भी होते हैं। और देखिए जहाँ पे भी प्राकृतिक आपदा आती है या घटती है वहाँ की जो जगह है या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा देती है, बहुत बुरी तरह से तबाही हो जाती है जहाँ पे भी प्राकृतिक आपदा आती है। आपको पता होगा जैसे कि भूकंप कभी आते हैं बहुत हाई लेवल पे, जब आ जाते हैं तो जिस जगह से वो स्टार्ट होते हैं वहाँ आप देखो कि वहाँ की चीज़ें तहस नहस हो जाती है ना। अगर बाढ़ आती है, अभी हाल फिलहाल में अपने यूपी में, उत्तराखंड में, ये सब जो बाढ़ आ रही है वहाँ की जगह देखो कि वहाँ कैसे सब तहस नहस हो जाते हैं, है ना। तो वही सब चीज़ें बता रहे हैं जहाँ पे आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा या फिर प्राकृतिक संकट आते हैं तो वहाँ की चीज़ें तहस नहस हो जाती है। आगे देखिए अभी कुछ उदाहरण बता रहे हैं प्राकृतिक आपदा के, जैसे कि आग की दुर्घटना, जो आग लग जाती है उसकी दुर्घटनाएं। फिर बोलते हैं जैसे कि लड़ाइयाँ या फिर बम का जो विस्फोट होता है वो हो गया, या फिर खानों में दुर्घटना हो जाती है, जो हमारे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें जो दुर्घटना हो जाती है। और जो वैश्विक प्रदूषण है उसके लिए बता रहे हैं, और जो नाभिकीय दुर्घटना है उसके लिए भी बता रहे हैं, और जंगल व गृह विवाद जो होते हैं उसके लिए बता रहे हैं। ये सब जो है प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है, प्राकृतिक संकट के उदाहरण। आगे देखिए बता रहे कि प्राकृतिक आपदा को अब 3 वर्गों में बांट सकते हैं, और बोल रहे कि अचानक आने वाली आपदा में या फिर युद्ध तथा गुप्त आपदा में। तो ये बोल रहे कि ग्रीन हाउस गैसें से उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप जलवायु पर्यावरण हो रही हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन हो रहा है, जो जहरीले गैस होती है वो हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मिल जा रही है, जैसे कि जिसको ग्रीन हाउस उत्सर्जन कहते हैं। और जो हमारा जलवायु मंडल है वो परिवर्तन होता जा रहा है। आपको पता है ना पहले के टाइम पे क्या होता था कि सर्दी गर्मी सब समान रूप से होता था, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होती थी, बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। परंतु आज के टाइम पे आप देखिए क्या हो रहा है, जब गर्मी आती है तो इतनी तेज़ आती है, और जब सर्दी आती है वो भी बहुत तेज़ आती है। और अब तो इनों मौसम का टाइम भी बदल चुका है, पहले के टाइम पे अलग टाइम पे सर्दियाँ आ जाती थी, आज के टाइम पे बहुत लेट आती हैं। तो ये सब चीज़ें जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आप ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन होते हैं ना, जो हम जहरीली गैसें जो वायुमंडल में मिलती है, ये वायुमंडल को प्रभावित करती हैं, उनको परिवर्तन कर देती हैं। आगे देखिए बुरे, जिसके कारण क्या होता है कि जो उपजाऊ हरित मैदान होते हैं, जो हरे भरे मैदान होते हैं उपजाऊ, जहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है, वो बंजर में
बंजर भूमि में बदल जाते हैं। क्या होता है कि जब ये परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन, जो हमारे खेत खदान होते हैं जहाँ पे अच्छी खेती होती है वो भी बंजर भूमि में बदल जाते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, और देखिए बता रहे हैं कि जो ओजोन परत में छिद्र के कारण क्या हो रहा है कि जलवायु में बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं, और उसमें छिद्र के कारण जो पराबैंगनी किरणें होती है वो तेज़ी से असर डाल रही है हमारी पृथ्वी पर, उसका पूरा प्रभाव पड़ रहा है। ये मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि ओजोन परत क्या होती है, पृथ्वी के चारों ओर होती है, उसमें किस प्रकार से छिद्र हो रहे हैं और कैसे वो प्रभावित करती है, तो वही सब इसमें बताया जा रहा है। आगे देखिए अभी बताया जैसे कि भूकंप हो गया, आपका भूकंप हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ होगी, तेज़ हवा जो होती है, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, ये बहुत से बता रहे हैं। ये सब चीज़ों से क्या होता है कि ये मनुष्य के कारण जो भी क्षति पहुँचती है, जो भी आपदा आती है मनुष्य की गतिविधि के कारण, तो क्या हो रहा है कि उनके बीच अब सब देशों के बीच संधियाँ होने लगे हैं, समझौते होने लगे हैं, इन सब मुद्दों को उठाया जा रहा है ताकि जो मनुष्य के कारण जो क्षति पहुँच रही है और जो आपदा आती है वो सब नियंत्रण हो जाए, इसलिए संधियाँ होती हैं। और आपको पता है बहुत से संधियाँ होती है कि आप इतना का जो है इतना उत्सर्जन करोगे गैस का, इतनी ज़्यादा लेवल पे नहीं करोगे, आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए अब आगे क्या बता रहे हैं, बोलते जो जल है वो जीवन का मुख्य कारक है। आपको पता है कि जल के बिना जीवन नहीं है, तो ये एक मुख्य कारक है। बोले परंतु अगर जल कम हो जाता है या फिर जल अधिक हो जाता है, ये दोनों ही आपदा का कारण है। आपको पता होगा कि अगर जल अधिक हो जाता है तो क्या होता है कि चक्रवात आता है, मूसलाधार जब वर्षा होती है उससे चक्रवात आता है, फिर क्या होता है कि हवा चलने लग जाती है तेज और फिर तूफान में ये बदल जाते हैं, है ना। और जब जल अधिक हो जाता है तो वर्षा, मूसलाधार बारिश, सब कुछ तहस नहस, पूरी फसल खराब हो जाती है ना। अब आगे बता रहे हैं जब जल कम हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर सूखा पड़ जाता है, अर्थव्यवस्था पे प्रभाव आता है ना, कृषि नहीं हो पाती, कृषि के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ये बता रहे कि जल जो है वो अगर ज़्यादा है तो भी आपके लिए ख़राब है, कम है तो भी आपके लिए ख़राब है, मीडियम होना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रकार की आपदा आपके पास आ सकती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले इसको संक्षिप्त रूप में बताया जाए तो जो प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के साथ हमेशा रहती हैं, जैसे कि भूकंप, चक्रवात, सूखा, बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं लगातार पृथ्वी पर आती रहती हैं। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप। देखिए बता रहे पृथ्वी के भू में भूतलीय परिवर्तन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कंपन होते हैं उसको ही भूकंप पैदा होता है। बोले पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि आपकी कंपन होती है, पहले तो ऊर्जा उत्पन्न होती है पृथ्वी के अंदर और कंपन होने लग जाता है, तो उसी को हम भूकंप का नाम देते हैं, क्योंकि फिर उसी से जो कंपन होता है तो पृथ्वी के ऊपर की सतह जो हमको लगता है कि हिल रही है, तो वही भूस्खलन, उसको भूकंप बोलते हैं। आगे देखिए आगे बोले कि भूगर्भ में किसी प्रकार के परिवर्तन होने पर भूकंप के कई प्रकार के प्रभाव होते हैं। बोले जो पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि कोई भी परिवर्तन होता है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो भूकंप होता है, और उसके कई प्रकार भी हो सकते हैं, उसके कई प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि प्रभाव क्या पड़ते हैं उसके, जैसे कि आपका भूस्खलन हो जाता है, चट्टानें गिर जाती हैं, जो बांध होते हैं वो टूट जाते हैं, जिससे कि कई बार बाढ़ भी आ जाती है, और बोलते कि बहुत सारी क्षति पहुंचती है। तो आपको पता है जब भूकंप आता है तो बहुत सारी चीज़ें टूट फूट के गिर जाती है, बांध टूट जाते हैं, भूस्खलन हो जाते हैं, चट्टानें गिरने लग जाती हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं। देखिए बता रहे हैं कि भूकंप के कारण क्या होता है कि शहरी क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आग लग जाती है, और जो बाढ़ होती है उसकी समस्या आ जाती है, पानी के जो टैंक होते हैं वो टूट जाते हैं, जो लीकेज होती है, गैस लीकेज होती है वो होने लग जाती है, बिजली की तारें टूट जाती हैं, सब आपने देखा ही होगा जब भूकंप आते हैं टीवियों में, न्यूज़ चैनल में, और बता रहे हैं कि इससे बहुत अधिक खतरा होता है इन सब चीज़ों से। आगे देखिए कुछ पॉइंट बता रहे हैं, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि जो बहुमंजिली इमारत होती है या फिर कमज़ोर इमारतें होती हैं, फिर कच्चे घर की बनी इमारतें होती हैं, फिर पुरानी इमारतें व इमारतों में मरम्मत करने के से कमज़ोर हो गई हैं। तो बोल रहे हैं भूकंप की समस्या ज़्यादा बड़ी इमारतें गिराने, पूरे इमारतें जो गिरती हैं उससे लोगों के जीवन को हानि पहुंचती है। और जो मैंने अभी पॉइंट पढ़े बता रहे हैं कि ये सब जो इमारतें अगर इस प्रकार की होती हैं तो वो भी ढह जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा इमारतें बहुत लंबी होगी, कमज़ोर होगी इमारतें, वे कच्ची हैं या पुरानी हैं, तो वो सब भी ढह जाती हैं इसमें। और बता रहे हैं कि भूकंप से क्या होता है कि जो बड़ी इमारतें गिर जाती है उससे लोगों को बहुत ज़्यादा जीवन में हानि पहुँचती है। आगे देखिए, और बुरे अगर आपको भूकंप से बचना है और आप इसको रोकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इमारतें
होती हैं उनको मजबूत बनाइए, उनको आसानी से गिरे ना, ताकि उनकी नींव एकदम अच्छी होनी चाहिए, उसको अच्छे से बनाना चाहिए ताकि वो गिरे ना। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बाढ़। देखिए इसमें बता रहे हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य, मैंने ऊपर ही बताया था। और ये बोल रहे हैं कि जो पानी की अधिकता और कमी दोनों ही परेशानी पैदा कर देती है, ये भी मैंने आपको बताया था। और बोल रहे पानी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, वर्षा है। आगे देखिए बोल रहे अगर वर्षा कम होती है तो ये सूखा का कारण बन जाती है, सूखा जो पड़ जाता है। और बोल रहे अगर वर्षा अधिक होती है तो ये बाढ़ का कारण बन जाती है और ये सब चीज़ बहा ले जाती है। और बोल रहे एक तरफ तो जो पानी है वो जल का हमारे जीवन का एक साधन है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आपदा है जो एक भयानक रूप ले सकती है। आगे देखिए बोल रहे कि जो बाढ़ है एक वर्ष में कभी ना कभी किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तबाही मचा देती है। और बाढ़ का मुख्य कारण है कि ज़्यादा वर्षा होना या फिर जो बर्फ़ होती है उसका पिघलना, जिससे कि क्या होता है कि नदियों का और समुद्र का जो जल स्तर होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ये बाढ़ का रूप ले लेती है। बोरे कि वर्षा का घटना तथा नदियों द्वारा मृदा जो होती है उसको बहा ले जाना, इसके कारण गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। आपको पता है जब बाढ़ आती है तो जो मृदा होती है उसको अपने साथ बहा ले जाती है ना, और कृषि पे इसका प्रभाव पड़ता है, जो उपजाऊपन होता है वो कम हो जाता है। और बोरे कि क्या ये विनाशकारी प्रभाव बन जाता है। और बोरे इसमें बहुत सी चीज़ें डूब जाती हैं, सबको डूब जाता है, जिससे कि मानव क्षति बहुत अधिक होती है। आगे देखिए बोरे बाढ़ के समय आप जीवन बचाव के लिए पहले से ही उस क्षेत्र से दूर रहें या फिर उसके बहाव को नियंत्रण करें, और ये संभव है, आप फिर बाढ़ से बच सकते हैं। अगर जिस क्षेत्र में बाढ़ आई आप वहाँ मत जाइए, और अगर आपको उससे बचना तो उसके बहाव होता है उसका बाढ़ का, तो उसको कम कीजिए जिससे कि आप उससे बच सके। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सूखा। देखिए वो बता रहे हैं कि सूखा तथा अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उसमें मुख्य अंतर होते हैं, ये दोनों अंतर हैं इनमें। और बोल रहे हैं कि सूखा भूकंप तथा बाढ़ की भांति अचानक नहीं आता। जो सूखा पड़ता है वो भूकंप और बाढ़ की जैसे अचानक आ जाते हैं उसकी भांति नहीं आता, ये अलग होते हैं। बोले बारिश की कमी होने के कारण सूखे की स्थिति पैदा होती है। बोले सूखा जो है वो अचानक नहीं आता और ये बारिश की कमी के कारण होता है। आगे देखिए बोले जो सूखा है उसको उसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि मौसम संबंधित, जल संबंधित, कृषि संबंधित और अकाल संबंधित। और बोल रहे हैं कि सूखे के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। आगे देखिए बता रहे हैं कि जो सूखा है वो एक समय अवधि तक, अगर जैसे कि सूखा पड़ा है और एक समय अवधि से ज़्यादा तक हो गया तो क्या होता है कि जो सिंचाई हम करते हैं उसके ऊपर प्रभाव आ जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके जो और बाकी चीज़ों पे असर डालने लग जाता है, जैसे कि आर्थिक ढांचे के ऊपर आपका असर पड़ जाता है। क्यों आर्थिक ढांचे के ऊपर क्यों होता है? क्योंकि देखिए फसल का नाश होने लग जाता है, जो मत्स्य पालन होता है, उद्योग होता है, उसके ऊपर इसका प्रभाव आने लग जाता है। तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें आपके आर्थिक के ऊपर ही आती हैं। तो जब आपके मत्स्य पालन, फसल, उद्योग इन सब पे असर डलेगा तो आर्थिक ढांचा भी इस पे असर होगा। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बोल रहे हैं और इसके अलावा इसमें सामाजिक ढांचे पे भी प्रभाव पड़ता है। आप सोचेंगे सामाजिक ढांचे पे कैसे? जैसे कि भोजन की कमी हो जाती है ना, क्योंकि जब फसल नहीं होगी तो भोजन की कमी हो जाएगी। मानव के जीवन में मानव के जो जीवन है उसमें क्षति आने लग जाती है। पानी के प्रयोग के लिए विवाद होने लग जाता है, क्योंकि सूखा पड़ेगा तो पानी कहाँ से आएगा। ठीक है, आगे देखिए बोले संक्षिप्त तौर पे हम कहें तो क्या होता है कि सूखा जो होता है आर्थिक, पर्यावरण तथा सामाजिक हानि का कारण बनता है। आगे देखिए बोल रहे कि इसके दौरान क्या है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह जहाँ पे क्षेत्र में प्रभावित हुआ है, जो क्षेत्र इससे प्रभावित हो वहाँ के लोगों को पुनर्निवास करवाएं और वहाँ के लोगों को सहायता प्रदान करें, जिससे कि वह अपनी ज़रूरत के सामान को खरीद सकें। आगे और बोल रहे हैं उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको प्रदान करना, और अकाल के दौरान या सूखे के दौरान जो उनकी संपत्ति में नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करना इसमें शामिल है। देखिए सरकार मदद करती है, चाहे वो सूखा हो या किसी भी चीज़ में हो, हर चीज़ में। तो ये बता रहे किस प्रकार से मदद करनी चाहिए। आगे देखिए बता रहे इसके बाद ये जटिल परिस्थिति के बाद क्या होना चाहिए कि जब लोग अपनी संपत्ति खो चुके हो, अपने सामान जिसकी जहाँ पे वो रहते हो स्थान वहाँ से छोड़ने पे मजबूर हो चुके हो, अपने परिजनों की मृत्यु से पीड़ित हो तथा लोगों के स्वास्थ्य सेवाएं, तो इसके दौरान क्या करना चाहिए कि लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनी चाहिए, उनको परामर्श करना चाहिए, उनकी रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, उनको बर्तन उपलब्ध करानी चाहिए, खाना उपलब्ध कराना चाहिए, और उनके जो स्थान है
उनको लौटाने, वहाँ पे वापस भेजने के लिए सहायता करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए जब यहाँ ऐसी कोई आपदा आती है। तो देखिए क्या बता रहे हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा होगी या फिर मानवकृत आपदाएं जो होती हैं, उसकी जिम्मेदारी भारतीय सरकार के अंतर्गत आती है। केवल सूखे को छोड़कर गृह विवाद मंत्रालय की है, कि खाली सूखे को छोड़कर बाकी जो भी आपदाएं हैं वो गृह विवाद मंत्रालय की होती है। आगे देखिए, बोले जो सूखे से निपटने की जिम्मेदारी है वो कृषि मंत्रालय की है। बोले जो प्राकृतिक आपदा का जो प्रबंध है, उसकी जो व्यवस्था होती है, प्राकृतिक आपदा प्रबंध व्यवस्था के जो कार्य संसाधन मंत्रालय होते हैं, उसमें अनेक राज्यों में सिंचाई और सुधार को लेके संयोग और कार्य कर रही है। जो प्राकृतिक आपदा प्रबंध व्यवस्था है वो हर एक राज्य में क्या कर रही है, सुधार कर रही है और सहयोग दे रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चक्रवात। बोले जो चक्रवात है वो मूसलाधार जो वर्षा होती है उसका ही कारण है, जिसमें क्या होता है कि असाधारण वर्षा आती है, तेज़ी से हवा चलने लग जाती है, तूफान आता है, और जिसके कारण क्या होता है कि विनाशकारी आपदा का रूप ये ले लेती है। और जो मानव जीवन की जो संपत्ति होती है, जीवन होता है, उसमें बहुत सी अधिक हानियाँ हो जाती हैं। आगे देखिए बता रहे चक्रवात के कारण क्या होते हैं कि आसमान में जो हवाई जहाज ये सब उड़ते हैं, और जो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, गगनचुंबी इमारतें होती हैं, वो सब ढह जाती हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि मृत्यु का कारण ये बन जाती है और बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होने लग जाती हैं। और बोरे की घर इमारतें उड़ने लग जाती हैं, है ना, उजड़ जाती हैं पूरी। और आगे बता रहे हैं कि कृषि संबंधित सुविधाएं या फिर संचार संबंधित सुविधाएं या फिर जीवन संबंधित सुविधाएं ये सभी बिगड़ जाती हैं। आप सबको पता है जब तूफान चक्रवात आते हैं तो जो हमारा नेटवर्किंग होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, और जो इमारतें होती हैं सब ढह जाती हैं, जो हवाई जहाज उड़ते हैं ये सब इनों में बाधाएँ आती हैं। तो ये सब आपदाएं आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और इसमें क्या होता है कि जो सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है, वो विशेष योगदान देती है। बोले कि भौतिक व वित्तीय संसाधनों का इंतज़ाम करती है। जो हमारी सरकार, केंद्र सरकार होती है, वो क्या करती है, भौतिक और वित्तीय संसाधनों का इंतज़ाम करती है, जैसे कि यातायात के साधनों वाले लोगों को चेतावनी देना, यातायात के साधन प्रोवाइड करवाती है, चेतावनी देती है कि यहाँ ऐसा होने वाला है, और जो राशन होता है वो हमको प्रोवाइड कराती है, और जो ज़रूरत की चीज़ें होती है उनको पूरा करती है। आगे देखिए, बुरे इस प्रकार की सहायता देने के लिए वह एक अलग से एक क्या कहते हैं विभाग की स्थापना करती है, जो राज्यों में की जाती है, हर एक राज्यों में, और जिसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमिश्नर के उच्च ऑफिसर द्वारा देखा जाता है। आगे देखिए, बोलते हैं जो गतिविधियां होती है जिला स्तर पर के एक समूह के द्वारा चलाए जाते हैं, और जिसका नेतृत्व जिला अधिकारी करते हैं। बोरे जो इसकी क्षेत्रीय स्तर पर संगठन होती है वो आपकी ब्लॉक या गांव के स्तर पर की जाती है, जो इसका स्थापना की जाती है वो ब्लॉक या गांव के स्तर पर। आगे देखिए, पूरे जिला स्तर पर क्या होते हैं, कमेटियां लोगों के प्रतिनिधित्वों का, एनजीओ का तथा अन्य सरकारी सदस्य व लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए तो हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सुनामी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बोले कि जो सुनामी शब्द है एक जापानी शब्द है। जो सुनामी एक वर्ड है वो जापानी शब्द है, जिसका अंग्रेजी में अनुवादन हार्बर वेव, जिसको बंदरगाह लहरें कहते हैं। बोलते जो सुनामी है वो एक प्रकार की लहरों की श्रृंखला होती हैं, जो समुद्र में किसी आवेगशाली उपद्रव के कारण पैदा होती हैं। बोरे की एक श्रृंखला होती है बहुत बड़ी, जो लहरें उठती हैं वो समुद्र के अंदर उठती हैं, ये उपद्रव के कारण होती है। बोरे की जल स्तंभों को अपने स्थान से हिलाकर रख देती हैं। बोरे जो सुनामी है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या फिर प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा होती है जो समुद्र के आसपास रहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा क्षति पहुँचती है इससे, संपत्ति की या फिर भयानक खतरे जो होते हैं भयानक, वो समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को होते हैं। बुरे जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, भूकंप होता है, भूसंकलन होता है, या फिर अंतरिक्ष पिंड तथा सुनामी को उत्पन्न करती है। बता रहे कि इन कारणों से सुनामी उत्पन्न होती है। बुरे कि जो क्या कहते हैं आपका वो भूसंकलन होता है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ये टी सुनामी का भी कारण बन सकते हैं। बोरे की 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत तथा अन्य देशों के जो
तट को उजाड़ दिया। जो तट पे होते, समुद्री तटे होते हैं, उनको उजाड़ दिया था, क्योंकि 2004 में महासागर में एक भूकंप आया था, उसके कारण। भोरे जो उसकी लहरें थी, जो भूकंप आया था, जो लहरें उठ रही थी, वो 15 मीटर ऊंची थी, जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंची थी। बुरे जो संसार में जो भी देश हैं जो समुद्री तट के पास रहते हैं, उनको सुनामी के कारण बर्बादी का डर बना रहता है, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी सुनामी आ सकती है, तो उनको डर बना रहता है। बुरे इसके कारण क्या होते हैं, इसलिए जो सरकार होती है वो विभिन्न ऐसे यंत्रों का प्रयोग करती है या ऐसे यंत्रों का सहारा लेती है जो सुनामी की तीव्रता को बताते हैं और जांच करते हैं कि सुनामी आ रही है। आपको पता ही होगा, जब बाढ़, सुनामी, भूकंप कुछ भी आता है तो आपको पहले सचेत कर दिया जाता है, क्योंकि वो ऐसे यंत्रों का यूज़ करते हैं जिससे पता चल जाता है। बुरे पर्यावरणीय परिवर्तन की जांच की जाती है, जिससे कि भयानक आपदा का पता लगा जा सके। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आंधियाँ। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए होती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी बुक का नाम लिख के ज़रूर बताइए कीजिए कि आपको किस बुक से रिलेटेड कौन सी वीडियो चाहिए। अगर मेरे पास वो बुक अवेलेबल होगी तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। और देखिए क्या होता है, जब तक आपका कमेंट नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता कि आपको किसकी ज़्यादा नीड है अभी, क्योंकि मेरे पास जो बुक होंगी फिर मैं उसके अकॉर्डिंग पहले कोई से भी बना दूँगी। अगर आप मेरे को लिख के देंगे तो जाहिर सी बात है मैं उस पर पहले बनाऊँगी जो नीड है आप सबको। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिए कि लिखा कीजिए कि आपको किस वीडियो की, किस टॉपिक की ज़्यादा नीड है अभी। और देखिए आंधियों के अंदर क्या बता रहे हैं, बुरे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसको ही सामान्य रूप से आंधी का नाम दिया जाता है। बुरे हॉरिकेन तेज शक्तिशाली तूफान होते हैं जो कि समुद्र के ऊपर से उत्पन्न होते हैं। और बुरे ज़्यादातर कहाँ पे चलते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसके ऊपर चलते हैं। बुरे जो असाधारण आंधी चलती है, फिर भारी वर्षा होती है, या बढ़ती हुई तेज हवा होती है, ये क्या होते हैं कि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जो भी क्षेत्र होते हैं, जिस क्षेत्र में आ रही है वो क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बुरे जो आंधियाँ होती हैं एक गोल चक्र के रूप में चलती हैं, एक गोल आकार के रूप में होती हैं, जो एक केंद्र के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, जिसको हॉरिकेन की आंख भी कहा जाता है। जो हॉरिकेन है वो तेज तूफान से उत्पन्न होते हैं। बुरे इन्हें अधिक शक्तिशाली वाष्प की उष्णता, उष्णकटिबंधीय पानी, तेज हवाओं तथा हवा का दाब बनाते हैं। ये जो हॉरिकेन होता है ये इस तरीके से बनते हैं। बुरे जो एक तूफान या फिर हॉरिकेन में परिवर्तन होता है वो कब होता है, जब हवाएं जो होती है वो 74 मील प्रति घंटा या उससे भी अधिक होती हैं। बुरे इसे एशिया में चक्रवात कहा जाता है, मध्य अमेरिका में हॉरिकेन कहा जाता है और पूर्व में इसे टाइफून कहा जाता है। बुरे जो हॉरिकेन होते हैं बहुत अधिक गर्मी के कारण होते हैं और ये क्या होता है कि ऊर्जा ये उत्पन्न करते हैं। बुरे ये गर्मी समुद्र की गर्मी तथा हवा से लेते हैं और बुरे इसे तूफान में पानी की बूंदों के रूप में छोड़ देते हैं। बुरे इस प्रक्रिया में जो हवाएं आती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं और तथा आर्द्रता बूंदों में परिवर्तन होकर छिपी हुई गर्मी छोड़ती हैं और ये एक भंवर पैदा करती हैं जो ऊर्जा देता है बहुत ज़्यादा। देखिए इसमें बता रहे हैं कि हॉरिकेन कैसे बनता है, उसके बारे में इसमें बता रहे हैं, तो आप इसको रोक के भी पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से बनता है, क्योंकि आप अगर एग्जाम में आ जाएगा आंधियों के ऊपर तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा उसमें। तो जो हॉरिकेन होता है और उसका हवा का जो बवंडर होता है वो 100 किलोमीटर व्यास के साथ केंद्र की ओर पूरे संवेग में बढ़ते हुए अपनी गति बना लेता है। बुरे जो चक्रवात तूफान होते हैं उत्तरी के मैदानों की ओर बढ़ते हैं। बुरे इसका कारण ये है कि जो बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात हैं, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो मौसमी हॉरिकेन आते हैं वो मौसमी घटनाओं के कारण होते हैं और जो ये सब कुछ उखाड़ देते हैं, वहाँ का सब तहस नहस कर देते हैं। बुरे हॉरिकेन के कारण 2.5 लाख लोग बेघर हो गए हैं, 85,000 घर उजड़ गए हैं तथा 810 बिलियन की क्षति हुई है। बुरे तूफान समुद्र में उत्पन्न होते हैं और बुरे अगर ये तूफान मैदान की ओर बढ़ जाते हैं तो भारी क्षति करते हैं और जो संपत्ति होती है उसकी भी हानि पहुंचाते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ज्वालामुखी है। बुरे जो ज्वालामुखी है
वो पृथ्वी की बाहरी सतह पे होते हैं और इसमें विस्फोट होते हैं, जिससे कि क्या होता है, इसमें गर्म लावा निकलता है, राख निकलती है तथा गैस पृथ्वी की जो निचली सतह पे होती है उससे बाहर निकलते हैं। जो पृथ्वी के अंदर गैस होती है वह बाहर निकलती है और ये ज्वालामुखी जो होता है नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत भी कहा जाता है। बुरे ज्वालामुखी वहाँ पे होते हैं जहाँ पे भूमि की सतह गहराई में अपने मार्ग में विचलित होती है या फिर एक बिंदु पे मिलती है या फिर शताब्दियों से पृथ्वी की सतह पे शताब्दियों से जमा नाइट्रोजन का रिसाव थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता रहता है। ये बोल रहे कि यह नाइट्रोजन गैस का एक कुंड बनाने में सहायता करती है। ये वातावरण में एक नाइट्रोजन का कुंड बना लेती है, जो इससे रिसाव होता है उससे नाइट्रोजन से वातावरण में कुंड बन जाता है, एक परत बन जाती है। बोले जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से राख या फिर SO2 तथा धूल के कण वातावरण की सतह में तक पहुंच जाते हैं और पूरे सूरज की जो गर्मी होती है उसको ठंडा करती है, जिससे कि जो आपका मौसम में बदलाव भी आता है। बुरे ज्वालामुखी कैसे घटित होता है यह अभी तक विचारपूर्ण विषय है, क्योंकि अभी तक पता ही चला कि ज्वालामुखी कैसे घटित या कैसे बनता है, कैसे होता है। बुरे इस प्रकार का सिलसिला जहाँ पे ज्वालामुखी फटता है वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, सिर्फ वहाँ पे क्या होती है, चट्टानें होते हैं, रेतीले पहाड़ होते हैं और ज्वालामुखी आइलैंड बने होते हैं और लावा बहता है। बोलते हैं कि जो ज्वालामुखी एक भयानक घटना होती है, बुरे इसके आसपास के सभी क्षेत्र केवल चट्टानें या फिर जंगल बन के रह जाते हैं। बुरे क्योंकि उसके आसपास किसी भी मानव जो गतिविधि होती है वो संभव ही नहीं है। बुरे न्यूजीलैंड तथा पश्चिमी यूरोप में एक ऐसा प्रसिद्ध साल था जब मौसम परिवर्तन हुआ तथा गर्मी नहीं पड़ी और बता रहे यूनाइटेड राज्यों व कनाडा में भी गर्मी नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आपदाओं से निपटने के लिए प्रावधान तथा तैयारी। देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है ये बहुत लेंथी वीडियो बन चुकी है मेरे को लग रहे हैं, पर मैं इसको कवर करा देती हूँ। ये लास्ट पॉइंट है हमारा। देखिए इसमें अब क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार से खतरों के निपटने के लिए आपातकाल तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको किसी भी आपदा से बचना है तो आपको आपातकाल जो तैयारी होती है वो करना ज़रूरी होता है। और बोले प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। अगर आपको प्राकृतिक आपदाओं से निपटना है, उससे बचना है तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। आगे देखिए बता रहे हैं कि एक प्रकार का एक प्रशिक्षण है जिसमें आपदाओं से जो आपदाएं होती है उससे घटने से पहले ही उसको निपटने के लिए जो तैयारी की जाती है। और बोले 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सभा बिठाई जिसमें किस प्रकार के कार्यक्रम को अपनाया और निर्णय लिया गया कि जिससे मानव को प्रक्रिया आपदाओं से भयंकर प्रभाव से बचाया जा सके, इसके बुरे प्रभाव को कम किया जा सके। बुरे इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दशक 1990 से 2002 को प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाया गया। इस योजनाओं के आधार बिंदु थे और आपदाओं को कम करने के लिए जैसे कि एक समकालिक सोच हो रहे, जैसे कि जो संसाधन होते हैं उसके सही विचारपूर्ण प्रयोग करें। जो भी आपके संसाधन है उसको सही से समुदायों में पहले तो उसको बांटे, प्रत्येक देश में उसको दें और विचारपूर्ण प्रयोग करें और आपदाओं को कम करने के लिए प्रक्रियाओं में भाग लें। और बोल रहे हैं जो खतरे घटते हैं उसकी प्रक्रियाओं को कम करना, जांच करना और सही प्रकार से करने तथा समय इसकी घटना की सूचना देना। बुरे जो IDNDR है वो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए तथा उसको निपटाने के लिए और जिस स्थान पे आपदा आई है वहाँ पे उसको हटाने का निर्देश देता है। और बुरे वर्ष 2000 में IDNDR की नीतियों के तहत यह तय किया गया कि सभी देशों को शांति योजनाओं राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर इन आपदाओं से बचाव के लिए अब इससे निपटने तथा अपनी समुदाय इसकी पूर्ण की नीतियों को अपनाएगा। ये बोल रहे कि शांति को अपनाएगा और जो भी आपदाओं से बचने के लिए और निपटने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उसको अपनाएगा और समुदाय को वो बनाएगा, नीतियाँ बनाएगा जिससे कि इस आपदा को कम किया जा सके। देखिए आज की जो हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैंने आज आपको पूरा प्राकृतिक संकट के बारे में बता दिया, जितनी प्रकार की आपदाएं होती है मैंने आपको सारी इसमें कवर करा दी है। और आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये आपदा को क्या होती है, उसको आपको लिखना है। जितना ही
मैंने आपको इसमें बताया आप उतना उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, तो आप 10 नंबर के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं इतना, और आपको खुद से कुछ ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने इसको अंत तक देखा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए आपका यही सपोर्ट मेरे को और मोटिवेट करता है, और फिर मैं और अच्छी आपके लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तभी मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। और देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया क्वेश्चन पेपर के लिए, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, ताकि मैं फिर उसके लिए तैयारी करूँ कि आपको किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लाना है, उसको कैसे फॉर्मेट में रखना है, तो फिर मैं आपको वो भी बताऊँगी और आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी दूँगी, अच्छे से समझाऊँगी, ताकि आपको क्वेश्चन का जो आंसर है समझ आ जाए और फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।